Beta Bohr's hypothesis, angular momentum of orbit of electron in which it is stable and revolving is integral multiple of h upon 2 pi. ये है क्वांटाइजेशन कंडीशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और क्वांटाइजेशन कंडीशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बेटा रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स nth ऑर्बिट, ये मेरे हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। nth ऑर्बिट की जो रेडियस है वो n स्क्वायर अपॉन z, n होगा नंबर ऑफ ऑर्बिट, z होगा जो उसका एटॉमिक नंबर है, और ये है हाइड्रोजन के पहले ऑर्बिट की रेडियस। तो ये आपको nth ऑर्बिट की रेडियस का फॉर्मूला मिल जाएगा। और ये देखिए फर्स्ट ऑर्बिट हाइड्रोजन एटम की दी हुई है और फोर्थ ऑर्बिट का फॉर्मूला पूछा गया है। तो ये बिल्कुल अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया उसे यूज करके इजीली सॉल्व हो सकता था। इसी तरह से बामर सीरीज का कहें तो आप किसी भी हायर लेवल से n = 2 के लिए ट्रांजिशन दिखा दीजिए और इस तरीके से सारे ट्रांजिशंस खोज के दिखाइएगा। जैसे यहाँ तो बेटा कल सुबह जो मैंने वीडियो डाला था एग्जैक्टली बोहर्स का nth रेडियस का डेरिवेशन आया है, और रिवीजन करते समय मैंने एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम समझाया था लाइवन सीरीज का और बामर सीरीज का एमिशन स्पेक्ट्रम क्वेश्चन में पूछा गया है। और आपने भी देखा था कि बोहर्स पोस्टुलेट में मैंने एंगुलर मोमेंटम के क्वांटाइजेशन को इंपॉर्टेंट बोला था और पेपर में देखिए एग्जैक्टली रखा हुआ है। तो जरा जल्दी से रिवाइज करो। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा निगेटिव हो जाएगा, लेकिन अगर इंटेंसिटी बढ़ेगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पर कुछ असर नहीं होगा। इस इलेक्ट्रॉन की जो करंट है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, वो बढ़ जाएगी। 19 का सवाल है, तो ऐसा सवाल फिर से पूछा जा सकता है, विच कलर लाइट फोटोन हैज मैक्सिमम एनर्जी अमंग वॉयलेट, रेड, ग्रीन एंड येलो। हमें पता है कि वेवलेंथ सबसे कम होती है वॉयलेट की और उससे सबसे ज्यादा होती है रेड की, और ये हमारा सीक्वेंस होता है विब ड्यूर। ठीक, सबसे कम वेवलेंथ, सबसे ज्यादा वेवलेंथ। और एनर्जी का फॉर्मूला होता है hc अपॉन लेमडा। जिसकी लेमडा सबसे कम होगी उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। और जो मैंने परसों कॉन्सेप्ट्स बताए थे स्टॉपिंग पोटेंशियल और इंटेंसिटी के रिलेशन को, साथ में वेवलेंथ और एनर्जी के रिलेशन को लेकर, उसी कॉन्सेप्ट पर ये दोनों क्वेश्चंस आए। मेनली जो आपको याद रखना है वो है ये फॉर्मूला, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट इज I0 पीक वैल्यू ऑफ करंट अपॉन √2। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में है जो आपको अभी तुरंत करना है वो ये, व्हाट इज रिएक्टेंस? इट इज ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय प्योर इंडक्टिव एंड प्योर कैपेसिटिव सर्किट इन द पाथ ऑफ करंट। इसके बाद अगर आप रिएक्टेंस को फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी अप्लाइड से इसका बिहेवियर देखें, देखो कितनी बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पीडेंस आपको पता है कि रेजोनेंस के समय मिनिमम होता है = Z, तो ये ग्राफ आप बनाकर जाइए। इम्पीडेंस का फॉर्मूला बेटा मैं एक बार फिर आपको कह दूं जो आपको याद रखना है। इम्पीडेंस का जनरल फॉर्मूला है XL² डिफरेंस XC² प्लस R² का अंडर रूट। पावर फैक्टर कैलकुलेट करने को कहते हैं तो cos phi इज R अपॉन Z। करंट आपको कैलकुलेट करने को कहते हैं तो वो हमेशा VRMS अपॉन Z होगा अगर आप IRMS निकाल रहे हैं, और अगर आप पीक वैल्यू निकाल रहे हैं तो V0 अपॉन Z होगा। तो आपको न्यूमेरिकल में इन फॉर्मूलों से सब वैल्यूज मिल जाएंगी। न्यूमेरिकल देख लेते हैं बेटा। यहाँ देखो 19 का सवाल है, AC of voltage 200 volt 50 hertz is applied to an LR circuit जिसमें R की वैल्यू और L की वैल्यू दी है। कैलकुलेट इम्पीडेंस एंड करंट फ्लोइंग। मैंने तुमसे कहा है कि फॉर्मूला याद है तो ये सवाल आसानी से होंगे, केवल कैलकुलेशन लंबा होगा। तो अब आपको Z का मैंने जनरल फॉर्मूला क्या दिया था, √XL² डिफरेंस XC² प्लस R²। अब यहाँ पे कैपेसिटर है ही नहीं तो ये टर्म चला गया, XL² प्लस R²। XL² ओमेगा L², वैल्यूज रख दी। वैल्यूज उठाकर यहाँ से रखोगे तो बस कैलकुलेशन का ही प्रॉब्लम बचता है। इसके अलावा करंट फ्लोइंग V अपॉन Z, सिंपल, ठीक है ना। इन ऑल्टरनेटिंग करंट देखो एज एक्सपेक्टेड एक न्यूमेरिकल था, और सरप्राइजिंगली हमने एक्सपेक्ट किया था कि ग्राफ आ सकता है, तो उसमें इंपीडेंस और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ पेपर में रखा हुआ था। देयर इज अ रीजन फॉर्म्ड नियर जंक्शन व्हिच इज कंप्लीटली डिप्लीटेड ऑफ मोबाइल चार्ज कैरियर्स एंड दिस रीजन इज नोन एज डिप्लीशन रीजन। पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस द जंक्शन which opposes further diffusion of electron from n side to p side is called potential barrier। ये दो डेफिनेशन बहुत एक्सपेक्टेड है मेरे हिसाब से। When p side of junction is connected to positive terminal of battery and n side is connected to negative terminal of battery, तो induction starts। तो हमने कहा कि arrangement of circuit is forward biasing of p n junction। एग्जाम में ब्लॉक डायग्राम नहीं मांगते हैं, सर्किट डायग्राम मांगते हैं। और यहाँ पर देखो ये है बैटरी जो अप्लाई कर रही है V, इसको VA कह देते हैं। ये है नी वोल्टेज या बैरियर पोटेंशियल। जब अप्लाइड वोल्टेज आप धीरे धीरे बढ़ाते हो और वो जंक्शन पोटेंशियल या बैरियर पोटेंशियल के बराबर हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन का दूसरी तरफ जाने का रास्ता खुल जाता है और इलेक्ट्रॉन आराम से दूसरी तरफ फ्लो करने लगता है और आपको अच्छी करंट मिलती है। तो ये है फॉरवर्ड VI कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। अब डायोड की उस प्रॉपर्टी की वजह से कि वो सिर्फ एक डायरेक्शन में करंट को फ्लो करने देता है, उसको स्विच की तरह यूज करते हैं या रेक्टिफायर की तरह। फिर PN डायोड रेक्टिफायर की तरह कैसे यूज करते हैं या रेक्टिफायर होता क्या है? रेक्टिफायर इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट।
और ये रहा बेटा फॉरवर्ड बाइसिंग ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड, ये रहा फॉरवर्ड बाइसिंग में VI ग्राफ एग्जैक्टली सेम वे में क्वेश्चन पेपर में रखा हुआ है। इसी तरह से ये 2 दिन पहले मैंने बताया था कि डिप्लीशन रीजन और पोटेंशियल बैरियर मुझे बहुत एक्सपेक्टेड लग रहे हैं और वो पेपर में रखे हुए हैं। सेम है कि रेक्टिफायर का फंक्शन आप देख सकते हो, मैंने क्लिपिंग लगा रखी है कि रेक्टिफायर का फंक्शन मैंने इंपॉर्टेंट समझ के एक्सप्लेन किया है और वो क्वेश्चन पेपर में रखा हुआ है। अब एक ये न्यूमेरिकल देखिए, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये हो जाता है कि इसमें एक इक्वेशन दी है, ये 2 ड्यूटेरियम मिलकर हीलियम और न्यूट्रॉन बना रहे हैं। यहाँ भी उन्होंने एनर्जी रिलीज पूछी है, साथ में मास ऑफ ड्यूटेरियम दिया हुआ है, मास ऑफ He3 दिया हुआ है और न्यूट्रॉन दिया हुआ है। पेयर प्रोडक्शन और पेयर एनिलेशन पर 1 या 2 नंबर का सवाल आपको अक्सर मिल जाएगा ऑलमोस्ट एवरी ईयर। न्यूक्लियर रिएक्टर पर बड़े स्पेसिफिक से सवाल पूछे जाते हैं और रिपीट होते हैं। पहला सवाल, व्हाट इज मॉडरेटर, व्हाट इज इट्स फंक्शन, और इसके लिए जो मटेरियल यूज होता है हेवी वाटर हमेशा के लिए ही अच्छा आंसर है, मगर ग्रेफाइट भी यूज होता है। इसके बाद अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है व्हाट आर कंट्रोल रॉड्स, इनका फंक्शन क्या है और ये किस मटेरियल की होती है। कंट्रोल रॉड्स मेड ऑफ कैडमियम। और एक बड़ा ट्रेडिशनल सा सवाल, ज्यादातर ये ट्रेडिशनल सवाल ही पूछा जाता है, इसमें बस ये वैल्यूज और ये एलिमेंट्स बदलते रहते हैं। बेटा अभी आपने सजेस्टेड क्वेश्चन देखे, ये देखिए जो क्वेश्चन मैंने सबसे पहले सजेस्ट किया था वैसा ही एक क्वेश्चन रखा हुआ है। न्यूमेरिकल मैंने जैसा कहा था कि बार बार आता है वैसा ही न्यूमेरिकल रखा हुआ है। डिप्लीशन रीजन और पोटेंशियल बैरियर मैंने कहा था मुझे एक्सपेक्टेड लग रहा है इस साल, रखा हुआ है पेपर में। पेयर प्रोडक्शन मैंने कहा था एक्सपेक्टेड है, रखा हुआ है पेपर में। डेफिनेशन बहुत बार पूछी गई है, व्हाट इज मैग्निफिकेशन ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। जो दूसरा एक्सपेक्टेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे हिसाब से है दैट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। एडवांटेज ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप ओवर रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। अभी मैंने आपको क्लिपिंग दिखाई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से, जो मैंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कहे थे उसमें से ही ये क्वेश्चन आया है। देखो एडवांटेज वाला, ये क्वेश्चन आया है कंपाउंड माइक्रोस्कोप वाला, और मैग्निफिकेशन के डेफिनेशन को भी उन्होंने इनडायरेक्टली पूछा है, लेकिन मैग्निफिकेशन एक्सपेक्टेड था। ये जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और देखिए डिफ्रैक्शन पैटर्न का एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ इंटेंसिटी का एग्जैक्टली रखा हुआ है पेपर पे। आप देख सकते हो कि कितनी बार ये डेरिवेशन पूछा गया है, लेकिन 21 के बाद नहीं पूछा गया है, तो मेरे हिसाब से इस साल डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है काफी। और आप देख सकते हैं कि पूरे 3 मार्क्स का डेरिवेशन एज इट इज रखा हुआ है। ये मैंने बोर्ड के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस थे वो अपलोड किए थे। एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस r हैविंग एक सर्कुलर कॉइल जिसमें करंट फ्लो कर रही है, उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन डिराइव करना काफी इंपॉर्टेंट है। और मैं रिमाइंड करा दूं कि ये डेरिवेशन बायो-सेवर्ट्स लॉ से किया जाता है। Time repeated question is derive expression for equivalent capacitance when capacitors are first in series and second in parallel। और यहाँ पर आप देखो बायो-सेवर्ट्स लॉ से एक सर्कुलर कॉइल जिसके सेंटर पर आपको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, एज इट इज 3 मार्क्स का रखा हुआ है। और यहाँ पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जब कैपेसिटर्स सीरीज में है, बिल्कुल जैसा एक्सपेक्टेड था। नाउ चेक ISC board exam 2024 most important questions from current electricity, and I discussed this question as important question. The same way the whole questions data is given, only the values are different and jockey is not touching AB, then find the current potential gradient, और उसके बाद फिर आगे तीसरा पार्ट भी ऑलमोस्ट सेम है, इसे एक्सप्लेन किया था। और अब आप देखिए कि आपके क्वेश्चन पेपर में भी एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन रखा हुआ है। आप चेक करें तो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन रखा हुआ है, बहुत थोड़े डिफरेंस के साथ। मतलब अगर वो क्वेश्चन किसी को आता था तो वो आराम से इस क्वेश्चन को कर सकता था। और अब आ जाइए ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर, जो मैंने एक्सप्लेन किया था यहाँ पर कि किन किन फैक्टर्स पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी बदलती है, और उसमें एक सवाल ये भी था कि v अगर बढ़ाया जाए तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या असर होगा। चलिए देखते हैं कि मैंने क्या कंक्लूजन निकाला था। अगर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर बढ़ाया जाएगा तो vd भी बढ़ेगा। ये सारे 20 साल के क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस के बाद क्वेश्चंस निकाले हैं, जिन्हें मैंने शॉर्ट में यहाँ लिख दिया है। आप अगर इसको ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपको इस हिस्से से आने वाला कोई भी सवाल नया नहीं लगेगा। ये देखिए, ये आपका सेम क्वेश्चन, ड्रिफ्ट स्पीड पर क्या असर पड़ेगा अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर दिया है। नाउ यू कैन सी चिल्ड्रन, this is for 2024 exam most important questions in semiconductor. Here I expected the majority charge carriers definition and majority charge carrier in P and N type as important questions, and you can listen to it. Example, ये खुद एक क्वेश्चन आ चुका है। In P type semiconductor majority charge carrier is hole, and you can check it out here. Majority charge carrier of P type semiconductors are holes. अब यहाँ देखो फिर से इस साल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करंट इलेक्ट्रिसिटी से, इसमें मैंने ये क्वेश्चन एक डिस्कस किया था जिसमें 2 बल्ब्स सीरीज में लगे थे। करंट दोनों में सेम है, 200 तो डिवाइड हो गया दोनों में, तो इसके क्रॉस V1 है, इसके क्रॉस V2 है, इसकी वजह से इसके क्रॉस V1 है, इसके क्रॉस V2 है।
लेकिन करंट दोनों में सेम है। तो पावर का वो फॉर्मूला जो करंट इन्वॉल्व करता है और रेजिस्टेंस इन्वॉल्व करता है। और अब बेटा यहाँ आप देखिए, यहाँ पर 3 बल्ब्स हैं और तीनों सीरीज में 230 वोल्ट सप्लाई से कनेक्टेड हैं, जो ये बिल्कुल उसी पैटर्न पर है जो मैंने डिस्कस किया था, बस 2 की जगह यहाँ पर 3 बल्ब यूज हुए हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ पर 2, 3 और 1 यानी 6 वोल्ट और 6 वोल्ट पैरेलल में लगे हैं और आपको बताना था कि बैटरी का ईएमएफ कितना होगा। सिमिलरली यहाँ पर 4 वोल्ट और 8 वोल्ट नीचे पैरेलल में लगे हैं और आपको बताना था कि इस बैटरी का ईएमएफ क्या होगा। ये दोनों क्वेश्चंस जिसने भी समझे होंगे उसको इस क्वेश्चन में, जिसमें 3 सेल आइडेंटिकल ईएमएफ के पैरेलल में लगे हुए हैं, तो बैटरी का ईएमएफ क्या होगा ये कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अब बात करते हैं एक सर्किट की जो किरचॉफ लॉ पर बेस्ड होता है। किरचॉफ लॉ पे बेस्ड एक सर्किट जो दिया जाता है ऑलमोस्ट हर साल और I1, I2, I3 करंट को कैलकुलेट करने को कहा जाता है, वो कैसे बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं वो सीखेंगे। और आपको इस साल भी किरचॉफ लॉ पर बेस्ड एक क्वेश्चन मिला है, जिसने भी मेरे क्वेश्चन को समझा होगा उसे इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ध्यान से देखिए, वेव पार्टिकल डुअलिटी पर मैंने कहा था कि हर साल सवाल आता है। 2 marks, very important question. What is wave particle duality? What is de Broglie hypothesis or what is matter wave? Wave is equal to Planck's constant h upon momentum of the particle, m is mass and v is velocity of the particle. If you substitute in place of momentum the expression in terms of kinetic energy, then wave associated with material particle will be Planck's constant upon under root 2 mass into kinetic energy. और ये रहा आपका डी ब्रोगलीज वेवलेंथ का क्वेश्चन. So I expect following questions very important which I am going to discuss with you, and 1 or 2 questions I expect certainly in the question paper. मेरे लिए बहुत important है, मुझे expectation है इनमें से कोई तुमको जरूर पेपर में मिलेगा. What is shape of wave front? 3 cases. First, when the rays are diverging from point source, prove laws of refraction using Huygens principle. I expect this question. And you can see, children, the question is there in the paper. And here they are asking wavefront associated with point source of light. So you can see that expected questions are there more than 90% in the question paper. And now check out this question for magnetic field of a long current carrying wire. एक बहुत रिपीट करने वाला सवाल है। ये देखिए कितने साल रिपीट हुआ है, लगभग हर साल, या तो न्यूमेरिकल या डेरिवेशन या एम्पियर 1 एम्पियर की डेफिनेशन बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल. This is a long wire. First they ask magnetic fields, direction and magnitude at point P, and then they are saying another metallic wire is placed parallel to this wire, then what will be force between them? So indirectly they are asking the same question which I'm expecting most important. इन 2013 का क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ, जो कि मैं बच्चों को डिस्कस करते हुए समझा रही थी, जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना था जबकि इमर्जेंट रे ग्रेजिंग एंगल पर निकलती है, और ये उसका सोल्यूशन था. Here you can see vector form of most important laws, and we are having Lorentz force here. And this is the question in the paper where electric field they are not giving, only magnetic field is there. So F is Q V cross B, which is the correct form. F is Q V cross B, which is the correct form. Now check out how I'm telling that these circuit diagrams and their numericals are so important. इसके बाद मीटर ब्रिज यानी व्हीटस्टोन ब्रिज पर 2017 में ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया. इसके अलावा 21 में मीटर ब्रिज यानी व्हीटस्टोन ब्रिज पर सवाल. तो आप देख रहे हो कि हर साल सर्किट से, करंट इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चंस आ रहे हैं. पोटेंशियोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, किरचॉफ लॉ पे बेस्ड I1, I2, I3 ये कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा मैं बार बार बोल रही हूँ. और मीटर ब्रिज बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर वर्क करता है. और यहाँ देखो मीटर ब्रिज का एक क्वेश्चन रखा हुआ है, क्योंकि पिछले साल व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंसिंग कंडीशन का डेरिवेशन आ चुका था, तो इस साल उन्होंने व्हीटस्टोन ब्रिज के एप्लीकेशन को यहाँ पर यूज कर लिया क्वेश्चन में. इवन परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 81, इसका मीनिंग ये भी मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और कई सालों से पूछा नहीं गया था, जो कि इस साल फाइनली पूछ लिया गया. नाउ चेक आउट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ गॉस लॉ. देखो सेम क्वेश्चन फिर 2 साल रिपीट हुआ है. इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल क्या है, प्लस ई और माइनस ई. इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब, है ना. फ्लक्स बताओ, तो फ्लक्स 0. ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट सवाल है. इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग फ्रॉम अ स्फीयर ऑफ रेडियस 2 मीटर इज 5. If radius of sphere is made 4 times, what will be new electric flux?
एक वायर है और उस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आर डिस्टेंस पर इसका जो ये डेरिवेशन है ये मैं पीडीएफ फॉर्म में आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपके पास टाइम बचे तो आप इसको लास्ट में देख लेना, अदरवाइज एटलीस्ट इसका फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए। और बेटा इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए ही आपको देखो, चार्ज डबल हो या डिस्टेंस अगर हाफ हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या असर पड़ेगा। अगर आपको वो फॉर्मूला याद है तो आप इस क्वेश्चन को भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। मार्क्स वी कैन स्कोर, अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज मैंने पिछले 2 महीनों से चलाई थी उसको सीरियसली लिया होगा तो 1 मार्क, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, then 19, 20, 21, 22, 23, 26, 3 more marks, 29, then 30, 31, 32, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44 and 5, 49, 49 and 5, 54, these 3, 57. So out of 70, 57 marks were very easily scorable if you just have followed the questions and the answers given in last 2 months to you.